डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी जेई 2026 की तैयारी पर और खास तौर पर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के नजरिए से। और 9 महीने की तैयारी में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अपना कीमती समय आखिर लगाया कहाँ जाए। बिल्कुल, हमारे सामने जो केंद्रीय प्रश्न है वो ये है कि क्या एक छात्र को अपनी तैयारी का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर लगाना चाहिए क्योंकि भाई 100 नंबर तो वहीं से आने हैं, या फिर एक ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच बेहतर रिजल्ट्स देती है। ये चर्चा स्रोत सामग्री में दी गई 9 महीने की तैयारी की रणनीति पर आधारित है। मैं तो एक बैलेंस्ड अप्रोच की वकालत करूंगा, जहां रीजनिंग को पहले दिन से ही बराबर का महत्व दिया जाए ताकि अर्ली मार्क्स सिक्योर हो सके। और मैं ये कहूंगा कि आप दोनों एक की एरिया को मिस कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, जहां शुरू से 15% समय लगाकर एक स्ट्रैटेजिक बढ़त बनाई जा सकती है। और मेरा तर्क आज भी वही है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर अधिकतम ध्यान देना ही सफलता की सबसे सीधी राह है। देखिए, मेरा पक्ष तो बहुत सीधा और सरल है। एसएससी जेई का जो पेपर है वो 200 नंबर का है, ठीक है, जिसमें से 100 मार्क्स यानी पूरे 50% अकेले टेक्निकल सेक्शन से आते हैं। अब एक डिप्लोमा छात्र ने 3 साल यही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ये उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अपनी सबसे बड़ी ताकत को इतना मजबूत बना लो कि कोई उसे तोड़ ना सके। अगर आप टेक्निकल में ही मान लीजिए 75-80 नंबर का टारगेट सेट करती हैं, तो आप आधी लड़ाई तो वहीं जीत जाती हैं। ये सिर्फ 50% वेटेज की बात नहीं है, ये स्कोरिंग मोमेंटम की बात है। जब आप अपने सबसे मजबूत विषय में पहले 60 मिनट में 75 अंक हासिल कर लेती हैं, तो आपका आत्मविश्वास बाकी पेपर के लिए आसमान छूता है। रीजनिंग और जीए को बाद में भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल तो फाउंडेशन है। मैं इस एक घोड़े पर दाव वाली स्ट्रैटेजी से सच कहूं तो सहमत नहीं हूं। इसे मैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नहीं, बल्कि हाई रिस्क अनसर्टेन रिवॉर्ड कहूंगा। टेक्निकल जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन उसे एकमात्र प्रायोरिटी बना देना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। स्रोत खुद रीजनिंग को तेजी से स्कोरिंग सेक्शन कहता है, जहां 30-35 मिनट में 40-45 नंबर लाए जा सकते हैं। अब ये 45 नंबर फ्री के तो नहीं मिलते, इसके लिए महीनों की प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी बनानी पड़ती है। अगर आप इसे आखिरी के लिए छोड़ देंगे तो आप वो स्पीड कभी नहीं बना पाएंगे और एग्जाम में आते हुए सवाल छोड़कर आएंगे। शुरू से एक बैलेंस रणनीति आपके ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमाइज करती है और किसी एक सेक्शन में अनएक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न के रिस्क को कम करती है। आप दोनों अपने अपने पसंदीदा सेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन में जीतता वो है जो ओवरलुक्ड अपॉर्चुनिटीज को पकड़ता है, और वो अपॉर्चुनिटी है जनरल अवेयरनेस। ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इसे या तो छोड़ देते हैं या आखिर में बस रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी है कि शुरू से ही अपने स्टडी टाइम का सिर्फ 15% जीए को दो। इससे क्या होगा? 9 महीने में आप धीरे धीरे एक सॉलिड बेस बना लेंगे। जहां दूसरे लोग जीए में 10-15 नंबर के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, आप आराम से 35-40 का टारगेट कर सकते हैं। ये जो 20-25 नंबर का डिफरेंस है ना, यही आपको हजारों छात्रों से आगे ले जाएगा और आपकी रैंक तय करेगा। ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। चलिए टेक्निकल की गहराई में उतरते हैं। आप कह रहे हैं कि बाकी सब्जेक्ट जरूरी हैं, पर टेक्निकल में करना क्या है, इस पर भी तो 2 विचार हैं। मेरा मानना है कि डिप्लोमा छात्रों को अपनी फाउंडेशन पर टिके रहना चाहिए। स्रोत में डिप्लोमा सिलेबस रिवीजन का जिक्र है। स्मार्ट तैयारी का मतलब है 80-20 रूल को फॉलो करना। आप पिछले 5 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए। अकेले आरसीसी और सॉइल मैकेनिक्स से हर बार लगभग 25 से 30% प्रश्न आते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न को पकड़कर इन हाई यील्ड टॉपिक्स में डीप मास्टरी हासिल करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप पूरा सिलेबस एवरेज तरीके से कवर करें। और आरएस खुरमी जैसी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव बुक्स इसके लिए परफेक्ट है। अच्छा, 1 मिनट। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो मुझे नजर आ रही है। आपका ये अप्रोच देखिए तब काम करता था जब कंपटीशन सिर्फ डिप्लोमा वालों के बीच होता था।
स्रोत साफ कहता है कि अब डिप्लोमा और बीटेक वालों में बराबर की टक्कर है। बीटेक के छात्र ज़्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और गहरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं। अगर आप सिर्फ खुरमी और डिप्लोमा लेवल की किताबों पर निर्भर रहेंगे तो आप उन्हें टक्कर कैसे देंगे? और हाई यील्ड्स टॉपिक्स पर हद से ज़्यादा निर्भरता तो एक जुआ है। सोचिए, अगर पेपर बनाने वाले ने पैटर्न बदल दिया और आपके फेवरेट टॉपिक से मुश्किल सवाल आ गए, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी वहीं ध्वस्त हो जाएगी। मेरी राय में सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में एक मॉडरेट कॉम्पिटेंसी बनाना ज़्यादा सेफ और रिलायबल स्ट्रैटेजी है। इसके लिए आपको शायद कुछ बीटेक लेवल की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी रेफर करना पड़ेगा। एक मिनट, आप बीटेक लेवल की बात कर रही हैं, पर क्या एक डिप्लोमा छात्र के लिए ये प्रैक्टिकल है कि वो 9 महीने में अपना सिलेबस भी करे और बीटेक का भी? ये तो उसे ओवरवेम कर देगा। पूरा बीटेक सिलेबस नहीं, लेकिन सिलेक्ट कॉन्सेप्ट्स जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ एडवांस टॉपिक्स या सॉइल मैकेनिक्स में कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स, ये आपको वो एक्स्ट्रा एज देंगे जो आपको भीड़ से अलग करेगा। ये सिर्फ बीटेक वालों को बीट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की कंसेप्चुअल क्लैरिटी को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। और यहीं पर जीए वाली मेरी बात फिर से रेलेवेंट हो जाती है। जब आप टेक्निकल में बीटेक लेवल के कॉन्सेप्ट से लड़ रहे होते हैं तो जीए आपको वो इजी मार्क्स देता है जो आपका प्रेशर कम करते हैं। सोचिए, एक मुश्किल न्यूमेरिकल में 5 मिनट लगाने के बजाय अगर आप 30 सेकंड में जीए के 5 सवाल कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कहां होगा? इट्स अबाउट बैलेंसिंग द एफर्ट टू मार्क रेशियो अक्रॉस द एंटायर पेपर। बिल्कुल सही। और ये बैलेंस सिर्फ पढ़ने में नहीं, एग्जाम हॉल के अंदर भी दिखना चाहिए। आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या है, वो सब कुछ तय करती है। इस पर तो मैं कहूंगी कि श्रोत ने एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला दिया है। 2 राउंड दृष्टिकोण। पहले राउंड में वो सारे सवाल निपटाओ जो 30 सेकंड में हो सकते हैं। आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या सिंपल फैक्ट्स। इससे आपका एक बेसलाइन स्कोर सिक्योर हो जाता है। फिर दूसरे राउंड में मॉडरेट डिफिकल्टी वाले सवालों पर जाओ। ये आपको नेगेटिव मार्किंग के जाल से बचाता है और टाइम मैनेजमेंट को परफेक्ट करता है। और जहां तक सेक्शंस के क्रम की बात है तो पहले रीजनिंग, जब दिमाग एकदम फ्रेश हो, फिर टेक्निकल और आखिर में जीके, जिसमें सोचना नहीं पड़ता। आता है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। स्ट्रैटेजी मुझे बहुत रिजिड और कह सकते हैं इम्प्रैक्टिकल लगती है। 2 राउंड का अप्रोच सुनने में अच्छा है, पर सोचिए, अगर कोई मॉडरेट डिफिकल्टी का सवाल आपके सबसे मजबूत टॉपिक, मान लीजिए आरसीसी से है, तो क्या आप उसे बाद के लिए छोड़ देंगे? नहीं, उसे तुरंत सॉल्व करने से जो कॉन्फिडेंस और फ्लो बनता है वो बाकी पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और क्रम की बात, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अक्सर सबसे कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग सेक्शन टेक्निकल होता है, रीजनिंग नहीं। मैं तो कहूंगा कि पहले टेक्निकल सेक्शन अटेम्प्ट करो। शुरू के 60-70 मिनट में अगर आपने 100 में से 60-65 नंबर सिक्योर कर लिए तो बाकी पेपर का प्रेशर आधा हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। 1 मिनट, लेकिन अगर टेक्निकल का पेपर शुरू में ही मुश्किल आ गया तो आपका तो पूरा मोरल डाउन हो जाएगा पहले 15 मिनट में ही। रीजनिंग से शुरू करना ज्यादा सेफ है क्योंकि सवाल प्रिडिक्टेबल होते हैं। पहले करने का रिवॉर्ड ये है कि आप पेपर का सबसे बड़ा हिस्सा पहले ही निपटा देते हैं। कल्पना कीजिए, आप परीक्षा हॉल में हैं, 90 मिनट बीत चुके हैं और आपने अभी तक अपना सबसे मजबूत 100 नंबर का तकनीकी सेक्शन छुआ भी नहीं है। आपके दिल की धड़कन कैसी होगी? आप दोनों एग्जाम हॉल की बात कर रहे हैं, पर उस हॉल तक पहुंचने के लिए 9 महीने का मैराथन दौड़ना पड़ता है। यह माइंडसेट और डिसिप्लिन का रोल आता है। बिल्कुल। और इसके लिए स्रोत का हाइब्रिड दृष्टिकोण सबसे प्रैक्टिकल है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो डिप्लोमा छात्र की स्ट्रेंथ हैं, उसके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट है और नॉन टेक्निकल के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज या कोचिंग की मदद ली जा सकती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और फ्लेक्सिबल भी। और लक्ष्य की बात करें तो 150-160 का एक सेफ स्कोर टारगेट करना रियलिस्टिक है। टॉप करने का प्रेशर लेने से एंजाइटी बढ़ती है और परफॉर्मेंस खराब होती है। कट ऑफ क्लियर करो, जॉब लो, यही प्रैक्टिकल गोल होना चाहिए। मैं इसे करत तरीके से देखता हूँ। स्रोत खुद कहता है कि सेल्फ स्टडी के लिए आत्म अनुशासन की कमी एक बड़ी चुनौती है। 9 महीने बहुत लंबा समय होता है। मैंने कई छात्रों को देखा है जो शुरू के 2 महीने पूरे जोश में रहते हैं, लेकिन फिर एक त्योहार या शादी के बाद उनका रूटीन हमेशा के लिए टूट जाता है। कोचिंग का जो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, रेगुलर टेस्ट्स और कॉम्पिटिटिव माहौल आपको पटरी पर बनाए रखता है। और सेफ स्कोर का लक्ष्य रखना ये आज के समय में सबसे अनसेफ स्ट्रैटेजी है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सेफ जैसी कोई चीज होती ही नहीं।
अगर आप 150 का टारगेट रखोगे और पेपर मुश्किल आ गया तो आप 130 पर गिर जाओगे, लेकिन अगर आप 180 का टारगेट रखते हो तो आप 150-160 पर लैंड करोगे। एम फॉर द स्टार्स, यू माइट लैंड ऑन द मून। एमिंग फॉर अ सेफ स्कोर विल मेक यू एवरेज। और ये माइंडसेट रिसोर्सेज के सिलेक्शन में भी दिखता है, जैसे टेस्ट सीरीज का मामला है। हाँ, शोध स्रोत साफ कहता है कि एक पेड टेस्ट सीरीज मस्ट बाय है। फ्री कंटेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब लिमिटेड होती है। एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपको रियल एग्जाम सिमुलेशन देती है, टाइम प्रेशर में परफॉर्म करना सिखाती है और आपकी वीकनेसेस को पिन पॉइंट करती है। और इसी तरह पेपर 2 की स्ट्रैटेजी भी क्लियर होनी चाहिए। वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते, तो उस पर लास्ट के 2 महीने में सिर्फ उतना ही एफर्ट डालो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएं। कीमती समय पेपर 1 पर लगाना चाहिए, जहां हर एक नंबर आपकी रैंक तय करता है। ये एक आकर्षक तर्क है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है? पेड टेस्ट सीरीज पर इतनी ज्यादा निर्भरता एक मिथ भी हो सकती है। आज के समय में पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs से बड़ा कोई रिसोर्स नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन्ड तरीके से सिर्फ PYQs को ही मतलब दर्जन भर बार सॉल्व और एनालाइज कर लें, तो आपको शायद किसी पेड सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुंजी एनालिसिस में है, न कि पैसे देने में। और पेपर 2 को आखिर के लिए छोड़ना ये सबसे बड़ा जुआ है। सोचिए, आपने पेपर 1 में 160 स्कोर कर लिया और किसी वजह से पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो क्या होगा? आपकी पूरी साल की मेहनत जीरो। मेरी राय में हफ्ते में 2-3 घंटे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू से करना एक ज्यादा समझदारी भरी और सेफ स्ट्रैटेजी है। ये आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को भी सॉलिड बनाती है। मैं यहाँ द डिसेंटर की बात से सहमत हूँ, खासकर पेपर 2 के मामले में। उसे एक क्वालिफाइंग समझकर हल्के में लेना एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर है। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। आप प्रीमियम यानी थोड़ा समय देते हैं ताकि आपका मेन इन्वेस्टमेंट मतलब पेपर 1 का स्कोर सुरक्षित रहे। ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो अंत में मैं बस अपने पक्ष को ऐसे सारांशित करूंगी। मेरा अब भी यही मानना है कि एसएससी जेईई में सफलता का जो सबसे सीधा और कह सकते हैं प्रभावी रास्ता है, वो टेक्निकल विषय में महारत हासिल करना ही है, जो 50% वेटेज रखता है। एक डिसिप्लिन्ड सेल्फ स्टडी प्लान, हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस और एक रियलिस्टिक सेफ स्कोर का लक्ष्य रखना डिप्लोमा छात्रों के लिए सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जिसमें टेक्निकल, रीजनिंग और जीए तीनों को शुरू से महत्व दिया जाए, आपके रिस्क को कम करता है और ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमाइज करता है। कोचिंग का स्ट्रक्चर, टॉप स्कोर का एम्बिशन और कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज आज के टफ कंपटीशन में आपको एज देता है। और मेरा तर्क ये है कि असली जीत स्मार्ट एलोकेशन में है। टेक्निकल आपकी फाउंडेशन है, रीजनिंग आपकी स्पीड है, लेकिन जनरल अवेयरनेस वो स्ट्रेटेजिक वेपन है जो आपको अंतिम मेरिट लिस्ट में अपनी मनचाही जगह दिलाता है। शुरू से किया गया छोटा कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट आखिर में सबसे बड़ा डिविडेंड देता है। आज हमने तैयारी की 3 अलग-अलग फिलॉसफीज पर चर्चा की है। एक जो आपकी मुख्य ताकत को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने पर केंद्रित है, दूसरी जो एक संतुलित और जोखिम मुक्त विकास पर जोर देती है, और तीसरी जो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर एक कैलकुलेटेड बढ़त बनाने की बात करती है। स्रोत सामग्री इन सभी दृष्टिकोणों के लिए मजबूत तर्क देती है। अंततः सबसे अच्छी रणनीति हर उम्मीदवार की अपनी ताकत, कमजोरियों और सीखने की शैली पर ही निर्भर करेगी। इन विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना ही एक सफल रणनीति बनाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।